हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्लिप। आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ और आज हूँ मैं पहाड़ों में। तो सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को। होप करता हूँ आपकी सभी विशेष पूरी हों और होप करता हूँ कि मैं भी आपकी सभी विशेष पूरी कर पाऊँ। इस साल का टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर का और सिल्वर प्ले बटन आ जाना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको दिखाते हैं एक और बार पहाड़ों का एक रिव्यू। आप गाड़ी की हालत देख सकते हैं। ऑलरेडी मैं 700-800 किलोमीटर इस गाड़ी को चला चुका हूँ, जिसमें से लगभग 400-500 किलोमीटर तो पहाड़ी थे। और अब देता हूँ आपको इसका एक डिटेल्ड रिव्यू कि पहाड़ों में आखिर कैसा परफॉर्म करती है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। ये जो वेरिएंट मैं चला रहा हूँ ये है डीजल ऑटोमेटिक 4x4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, गाड़ी गंदी है क्योंकि माइनस में टेम्परेचर्स गए थे। उम्मीद तो इस बार थी कि पिछले साल की तरह आपको बर्फ़ वाला व्यू दिखाएं, बर्फ़ वाला रिव्यू दें, बट इस बार बर्फ़ थोड़ी सी कम पड़ी और रोड्स पे कोई बर्फ़ की फॉर्मेशन नहीं हो पाई। पर कोई बात नहीं दोस्तों, आप गाड़ी की हालत देख के लगा सकते हैं कि किस तरह से मैंने आपको इसके लिए टेस्ट करा है और एक एक चीज़ एक एक डिटेल आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं ड्राइवर सीट पे और शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इस रिव्यू को शुरू करने से पहले एक बार आप गाड़ी की कंडीशन देख लीजिए। जनरली मैं गंदी गाड़ियों की वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, बट हिल्स में आप जानते हैं कि जब आप एक 700-800 किलोमीटर की जर्नी करते हैं, थोड़ी बहुत बर्फ़ मिलती है, थोड़ी बहुत बारिश मिलती है और आपको पता है ऊपर से पानी आ रहा होता है, पहाड़ों में झरने वगैरह होते हैं, तो उस हिसाब से गाड़ी की क्या हालत है ये आप देख सकते हैं। बाकी अगली जो वीडियो आपके लिए बनाऊंगा उसमें कोशिश करूंगा कि गाड़ी को वॉश करा लूँ। नेगेटिव टेम्परेचर्स में ज़्यादातर लोग वॉश नहीं कर पा रहे हैं। चलिए चलते हैं ड्राइविंग सीट पे। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं इसके ड्राइविंग के कुछ एस्पेक्ट्स। सबसे पहली चीज़ जो हमारे काम आती है, नो मैटर किस टेरेन में और कौन सी गाड़ी को हम चलाएं, वो होता है उसका इंजन। तो दोस्तों इस गाड़ी के इंजन के बारे में वैसे तो आप में से काफ़ी सारे लोग जानते हैं, बट स्टिल आपको बता देता हूँ। तो ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ ये है 2.8 लीटर डीजल इंजन। रिलायबिलिटी की बात तो इसकी करना बनता नहीं है और मेंटेनेंस के मामले में भी काफ़ी कम रहती है ये गाड़ी। बट उससे अलग अगर बात करें तो दोस्तों ड्राइविंग में कैसी है, कहीं लैग है नहीं है, ड्राइव मोड्स कैसे काम आते हैं, ये सभी चीज़ें देखना ज़रूरी है। और पहाड़ों में जैसे आपने देखा अभी रोड से गाड़ी उतारी थी तो कैमरा थोड़ा शेक हुआ, सस्पेंशन वगैरह, ब्रेकिंग वगैरह, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं बात करने के लिए। तो बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज़ इंजन के स्पेक्स बता देता हूँ आपको। तो 2.8 लीटर डीजल तो मैंने आपको बता दिया। इसकी पावर है अराउंड 200 हॉर्स पावर और साथ में मैनुअल के अंदर 420 एनएम का टॉर्क, और ये जो मैं ऑटोमेटिक चला रहा हूँ टॉर्क कन्वर्टर, इसके अंदर आपको मिलता है 500 एनएम का टॉर्क। 3 ड्राइव मोड्स आते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। मैंने तीनों को ही रिगरसली यूज़ करके देखा और ये जो आपको नॉइज़ वगैरह आ रही होगी गाड़ी में, काफ़ी सारा सामान है क्योंकि ऑलरेडी 700-800 किलोमीटर से गाड़ी नॉन स्टॉप चले जा रही है, तो उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि ओवरऑल पावर फिगर्स तो आपको काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे होंगे, बट ओवरऑल ड्राइविंग में मेरा क्या एस्पेक्ट रहा। तो इको मोड पहाड़ों के लिए कोई बहुत ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन नहीं है, और पावर की अगर गाड़ी को रिक्वायरमेंट है और आप पावर प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं गाड़ी को, तो कहीं ना कहीं आपकी माइलेज पे भी इफेक्ट आएगा और आपको ड्राइविंग में भी मज़ा नहीं आएगा। तो उस हिसाब से अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नॉर्मल मोड ही मेरे को अच्छा लगा है अगर हिल्स ड्राइविंग की बात करते हैं। और स्पोर्ट मोड में तो गाड़ी नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करती है, कहीं भी आपको किसी तरह की परेशानी नहीं देती है। हालांकि दोस्तों कभी कभी हो जाता है कि आपको इंक्लाइन पे एकदम से हॉल्ट लेना पड़ता है क्योंकि पतली सड़कें होती हैं और दोनों साइड से गाड़ियाँ जानी होती हैं। तो वहाँ पे एक इशू इस गाड़ी के अंदर ज़रूर बनता है, जो कि दोस्तों डीजल इंजन गाड़ियों में कॉमन है, टर्बो लैग। दोस्तों स्पोर्ट मोड के अंदर चला के भी मैंने देख लिया, कहीं ना कहीं टर्बो लैग इस गाड़ी के अंदर रहता ही है और इतना ज़्यादा नहीं है कि वो आपको परेशान करे, बट गाड़ी अपना एक छोटा सा स्वीट टाइम ज़रूर लेती है जिससे वो टर्बो लैग को रिकवर कर पाए। उसके अलावा दोस्तों कहीं ना कहीं मैं अपना एस्पेक्ट बताऊं ड्राइव मोड्स को रिलेटेड, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नॉर्मल मोड हो या स्पोर्ट मोड, कहीं आपको ये गाड़ी परेशान नहीं करेगी। ऐसा नहीं है इको मोड में चढ़ती नहीं है, बट इको मोड में चढ़ाना सेंसिबल ऑप्शन नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इस गियर बॉक्स की। बाकी दोस्तों आपको टाइम लैप्सेस और गाड़ी का व्यू दिखाऊंगा ओवरऑल इस वीडियो के अंदर, तो आप ऑडियो सुन सकते हैं और साथ में बढ़िया बढ़िया व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे गियर बॉक्स की। तो दोस्तों 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स, कहीं भी इसने लैग नहीं दिया, कहीं भी इसने परेशान नहीं किया, और इवन
कहीं भी इसने स्ट्रगल नहीं किया। हालांकि दोस्तों 4x2 में जब ये गाड़ी चलती है तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं मैं टेस्टिंग करने लाया हूँ गाड़ी को, तो हर जगह 4x2 में तो चलाऊँगा नहीं। 4x4 भी टेस्ट किया मैंने, 4 हाई भी टेस्ट किया, 4 लो भी टेस्ट किया। और उन एस्पेक्ट्स के हिसाब से अगर आपको बताऊँ तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब आपको परेशानी आए तो एक 4x4 का ऑप्शन आपके पास होना चाहिए जब आप एक इतनी महंगी और बढ़िया गाड़ी खरीद रहे होते हैं। खैर उस चीज़ को छोड़ते हैं और अब आ जाते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट पे, जो फॉर्च्यूनर से रिलेटेड सभी लोगों को शिकायत लगती है, फीचर्स। तो दोस्तों फीचर्स को मैं जस्टिफाई नहीं करना चाह रहा हूँ, इतनी गाड़ियाँ चलाता हूँ उनमें इतने फीचर्स होते हैं तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें मैं एक 50 लाख रुपए के सेगमेंट में मिस ज़रूर कर रहा हूँ। बट दोस्तों इसे लास्ट 700-800 किलोमीटर चला के मैंने ये एक्सपीरियंस किया, ये एक नो नॉनसेंस एसयूवी है जो कि हाईली केपेबल है और सभी चीज़ें अपने साथ रॉ कैरी करती है। अब रॉ का क्या मतलब है दोस्तों, इंजन में पावर दी गई है, एकदम रॉ है। आप जब बूस्ट करते हैं इस गाड़ी को या पेडल टू द मेटल करते हैं तो आपको जो रगेडनेस फील होगी, जो इंजन का ग्राउल फील होगा, वो शायद ही कोई और गाड़ी आपको वो वाली फीलिंग दे पाए। उससे अलग अगर बात करते हैं तो दोस्तों फीचर्स जितने हों आज की डेट में उतने कम है, क्योंकि लोगों की डिमांड फीचर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बट ओवरऑल अगर एक प्रैक्टिकल 4x4 रगेड एसयूवी के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे मेरे को ऐसी कोई खास कमी नहीं लगी है। ओवरऑल अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो दोस्तों लोग मांगते हैं इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोलिक स्टीयरिंग जो इस फॉर्च्यूनर में आ रहा है, आपको हार्ड ज़रूर फील होगा और काफ़ी लोग हाइड्रोलिक स्टीयरिंग चला भी नहीं पाते हैं। बट दोस्तों जो इसे चलाने का फील है, फीडबैक है, उसका कंपैरिजन आप कभी भी एक इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग से नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, हर चीज़ इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बनाई गई है, कोई भी गिमिक्स इस गाड़ी के अंदर नहीं डाले गए। उसके अलावा दोस्तों जब फीचर्स की बात हो ही रही है तो ऐसा नहीं है सब कुछ परफेक्ट है इसके अंदर। एक 360 डिग्री कैमरा मैं यहाँ पे ज़रूर मिस कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों गाड़ी की डायमेंशंस काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और एक नॉर्मल ड्राइवर नॉर्मल गाड़ी के हिसाब से अगर कंपेयर करूँ तो इसे चलाना उतना ज़्यादा ईजी नहीं है। हाँ एक कमांडिंग पोजीशन एसयूवी टाइप डिज़ाइन आपको ज़रूर मिलता है, बट ओवरऑल अगर बात करते हैं तो एक 360 डिग्री कैमरा चाहे ऑफ रोडिंग हो, चाहे हिल्स हो, चाहे कटिंग वगैरह हो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता या कर सकता था। खैर वेंटिलेटेड सीट्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह यहाँ पे दे दिया गया है। लेदरेट सीट्स आती हैं आपको और ओवरऑल आप इसमें इंटीरियर का दूसरा कैमोइस कलर भी चुन सकते हैं जो बेसिकली एक टैन इंटीरियर वाली लुक्स आपको प्रोवाइड कराता है। और मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि कहीं ना कहीं वो आपको इससे ज़्यादा प्रीमियम फील होगा। अब दोस्तों फीचर्स की बात हो गई, इंजन पावर की बात हो गई और ड्राइव मोड्स की बात हो गई। नेक्स्ट बात करनी ज़रूरी है अगेन ब्रेकिंग की। तो ब्रेकिंग में कोई ऐसा खास इशू इसके अंदर नहीं है। हालांकि लैडर ऑन फ्रेम एसयूवीज़ की ब्रेकिंग एज़ कम्पेयर टू मोनोकॉक चेसी सेटअप वाली गाड़ियों के थोड़ी सी कम रहती है। तो अगर आप पहली बार एक लैडर ऑन फ्रेम गाड़ी चला रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों ब्रेकिंग आपको उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं लगेगी, क्योंकि इनमें नोज डाइव वगैरह आपको फील होगी। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह जैसे फीचर्स भी यहाँ पे दे दिए गए हैं और एज सच कोई ऐसी खास परेशानी आपको नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं सस्पेंशन सेटअप की, क्योंकि दोस्तों जब आप 50 लाख रुपए खर्च रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कंफर्ट लेवल्स ऐसे मिलने चाहिए कि आपको मज़ा आ जाए। और दोस्तों एक शॉट डाली है मैंने चैनल के ऊपर जिसमें इस गाड़ी की आर्टिकुलेशन आपको दिखाई है। जो लोग ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं वो लोग इस टर्म से वाकिफ़ हैं, आर्टिकुलेशन क्या होती है। बाकी जो लोग नहीं जानते हैं तो मेरी शॉर्ट में जाके देखिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या होती है गाड़ी की आर्टिकुलेशन। तो दोस्तों स्टॉक सेटअप में है गाड़ी, कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं है इस गाड़ी के अंदर, और फिर भी इतनी ज़्यादा अच्छी आर्टिकुलेशन है इस गाड़ी की कि मैंने जितना भी ऑफ रोड रफ रोड सेक्शन कवर किया है कहीं पे भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरा एक टायर हवा में आया। इवन जिस शॉट की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली मेरे को एक एरिया पे ले जाके इस गाड़ी को उस लेवल तक टिल्ट करना पड़ा कि एक टायर इसका हवा में आ जाए और इसकी प्रॉपर आर्टिकुलेशन मैं आपको दिखा पाऊँ। बाकी दोस्तों सस्पेंशन सेटअप लैडर ऑन फ्रेम चेसी सेटअप के हिसाब से ठीक ठाक है, हालांकि थोड़ा स्टिफर साइड पे रखा गया है, बट उसका भी एक रीज़न है। दोस्तों कंपनी सभी चीज़ें बैलेंस आउट करने के लिए कुछ ना कुछ करती हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा ट्यूनिंग करी गई है रगिडनेस की तरफ, तो कहीं ना कहीं स्टिफर सस्पेंशन से आपका बॉडी रोल जो है वो कंट्रोल्ड मैनर में हो जाता है। अब दोस्तों इतनी बड़ी गाड़ी में मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि बॉडी रोल आपको फील नहीं होगा, परेशान नहीं करेगा। आपको डेफिनेटली कंट्रोल करना आना चाहिए अपनी गाड़ी को।
तो उस हिसाब से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ। दोस्तों कोई भी गाड़ी हम चलाते हैं, नो मैटर 5 लाख की हो, 50 लाख की हो या 5 करोड़ की हो, इंडियंस की मेंटालिटी रहती है कितना देती है। तो दोस्तों इसका भी बता देते हैं कि कितना देती है। एक माइलेज टेस्ट आपके लिए बनाया हुआ है हाईवे का। तो हाईवे पे मेरी एक्सपेक्टेशन से और MID से भी कहीं ज़्यादा माइलेज इसने निकाल के दिखाई है। हालांकि दोस्तों कोई भी गाड़ी अगर आप एक ढंग के तरीके से चलाते हैं तो आपको अच्छे माइलेज फिगर्स दे सकती है। और हाईवे की बात तो मैंने उस वीडियो में कर ली है। अब बात करते हैं आपसे यहाँ पे हिल्स की। तो स्पोर्ट मोड के अंदर इस गाड़ी ने मेरे को समवेयर अराउंड 9.5 to 10.5 की माइलेज डिलीवर करी है। और यही अगर मैं नॉर्मल मोड में कर देता हूँ गाड़ी को, तो वहाँ पे माइलेज मेरी अराउंड 10.5 से 11 तक चली जाती है, क्योंकि लोड कम पड़ता है गाड़ी पे, पावर कम मिलती है। बट यही एस्पेक्ट अगर मैं इको मोड में कर देता हूँ तो मेरी माइलेज ड्रॉप होकर 9 तक भी चली जाती है। जैसा कि मैंने बताया, इंजन पे अगर लोड पड़ेगा तो नो मैटर कौन से मोड में गाड़ी है, आपको माइलेज कम ही डिलीवर करेगी। अब दोस्तों अगर आप पूरी फैमिली को कैरी करके एक इतनी बढ़िया और सेफ SUV में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 10 के आसपास की माइलेज अगर हिल्स में मिल रही है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि अगर आप 4x4 का यूज़ करते हैं और स्पेसिफिकली 4 लो में कहीं स्लश वगैरह में, आइस में इस गाड़ी को चलाते हैं, तो माइलेज के और ज़्यादा ड्रॉप होने के चांसेस हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो मैंने माइलेज आपको बताई, इसके अंदर मैंने इसको 4H में भी बीच बीच में चलाया था। कहीं गाड़ी स्ट्रगल कर रही थी या कहीं गाड़ी ज़्यादा रेव मांग रही थी, तो वहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी थोड़ा सा इसका मेरे को उतना परफेक्ट नहीं लगा। हालांकि ये रीज़न हो सकता है कि टायर भी थोड़े घिस जाते हैं गाड़ी के। बट ओवरऑल अगर आपको बताऊँ तो 4x4 डालने के बाद ये गाड़ी कहीं नहीं रुकती है। दोस्तों रेयर व्हील ड्राइव भी काफ़ी ज़्यादा केपेबल होता है। बट मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि अगर आपके पास ऑप्शन है 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए ज़्यादा लेके आप एक 4x4 सेटअप वाली गाड़ी ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको इसके लिए जाना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो ऐसे ट्रक वगैरह भी आते हैं, तो इस गाड़ी की डायमेंशंस थोड़ी ज़्यादा वाइड हैं, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से चलानी पड़ती है गाड़ी। और ध्यान से चलाने के साथ साथ आपको अपनी गाड़ी की डायमेंशंस का आइडिया ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो सबसे पहले आता है, मैं आपको सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, विजिबिलिटी। तो दोस्तों SUV टाइप डिज़ाइन एक अलग एस्पेक्ट होता है और एक प्रॉपर रगेड SUV एक अलग एस्पेक्ट होता है। तो ये लैडर ऑन फ्रेम चेसी सेटअप के साथ 4x4 के साथ एक प्रॉपर SUV मैं इसे बोल सकता हूँ। और विजिबिलिटी में बोनट व्यू मुझे पूरा विजिबल रहता है। आगे जो बम्पर और हेडलैम्प वाला एरिया रह जाता है, वहाँ पे मेरे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मुझे सपोर्ट करते हैं। रिवर्स कैमरा, रिवर्स सेंसर्स इसमें दे दिए गए हैं। साइड मिरर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का दिया गया है। और जहाँ कहीं पतली जगह में 2 गाड़ियाँ क्रॉस होनी होती हैं, तो कुछ इस तरीके से मैं इसे फोल्ड कर लेता हूँ विद टच ऑफ अ बटन। तो दोस्तों ऐसा कोई प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से फ़ीचर नहीं है जो शायद आपको परेशान करे। लोकल्स या ट्रैवलर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आते हैं और इसीलिए परेशानी बन जाती है। बाकी रिवर्स कैमरा की क्वालिटी आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे कैसी निकल के आ रही है। और ये आप देख सकते हैं कि कितने क्लोज जाना पड़ता है पहाड़ों से। और ये चीज़ ज़्यादातर आपके साथ बड़ी गाड़ियों में ही होगी, छोटी गाड़ियाँ जनरली पास ऑन हो जाती हैं। प्लस आपने देखा ऑपोजिट साइड से भी एक ट्रैवलर आ रही थी, तो वो भी एक एस्पेक्ट बन जाता है। खैर हम बात कर रहे थे विजिबिलिटी की। तो दोस्तों विजिबिलिटी एस्पेक्ट में मेरे को खास कोई परेशानी नहीं लगी है। बस एक पॉइंट जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, 360 डिग्री कैमरा गाड़ी में होना चाहिए था। बाकी जब गाड़ी इतनी गंदी हो जाती है या इतनी ज़्यादा चल जाती है, तो वाइपर्स फ्रंट और रेयर दोनों में दे दिए गए हैं। और ठंड में आपको डीफॉगर वगैरह भी काफ़ी काम आते हैं, तो इसके अंदर फ्रंट और रेयर डीफॉगर भी दे दिए गए हैं। अब दोस्तों एक लास्ट एस्पेक्ट जिसकी बात करनी रह गई है। हालांकि मैं नाइट ड्राइव रिव्यू पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ, बट स्टिल आपको एक आइडिया दे देता हूँ। तो दोस्तों हिल्स में आप जानते हैं टाइम वगैरह ज़्यादा लगता है ट्रैवल करने में, क्योंकि टर्न्स वगैरह और सेफ्टी रीजंस के हिसाब से आपको गाड़ी चलानी पड़ती है। और हिल्स में आपको ज़्यादा सेफ रहना चाहिए गाड़ी चलाने टाइम। तो उस हिसाब से अगर आपको बताऊँ तो इसकी हेडलाइट्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव लगी। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं जो LED के साथ दिए गए हैं, और एक ही प्रोजेक्टर दोनों काम संभालता है, हाई बीम का भी लो बीम का। फॉग लैम्प्स आपके अगेन LED में दिए गए हैं, और ये सेटअप मिलके रोड को काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छा इल्यूमिनेट कर देता है। बाकी दोस्तों अगर आपके लिए कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 4x4 के साथ साथ अब टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर रेयर डिफरेंशियल के भी बटन्स आ गए हैं जो कि यहाँ पे हैं। और वैसे तो आपको करना नहीं चाहिए,
बट इन केस अगर आपको लगता है कि कहीं आपको गाड़ी के साथ थोड़ा सा फ़न करना है तो आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके और 4x2 गाड़ी में डाल के थोड़ा ज़्यादा मज़ा उस गाड़ी के साथ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।